कोऑपरेटिव जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है कि आप आपस में कोऑपरेट करते हो। कोऑपरेट करके एक हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हैं। आजकल जो फार्मर कम्युनिटी इतना पैसा कैसे खर्च कर देती है, जैसे इंडस्ट्री ने लिमिट्स बनाई हुई है उसी तरह से फार्मर ने लिमिट्स बनवाई हुई है। लिमिट बनाने का मतलब ये होता है कि वो एक जितनी आप कनक इसमें डालते हो, मतलब कि गवर्नमेंट को बेचते हो, उसके हिसाब से आपकी एक लिमिट बन जाती है। तो उतना पैसा कंटिन्यूअसली आप अपने पास रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो हार्वेस्टिंग सीजन के बाद आप 1 लाख रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ समय के लिए जमा करवाएंगे, महीना या वैसे दैट पीरियड इज 15 मिनट और डेज, और 15 दिनों के बाद आप फिर वो पैसा निकलवा सकते हैं। मतलब कि फार्मर अपनी लिमिट को पूरे साल में 1 महीना छोड़ के 11 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट ने फार्मर के पास पैसा जो था वो दे दिया फार्मर के हाथों में। तो ये सभी स्टार्ट बिगिनिंग कहाँ से हुई? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि एवरीथिंग इज डन बाय लर्निंग बाय ड्यूटी, सॉरी डूइंग बाय लर्निंग, ये सारा काम होता है। मैं थोड़ा सा आपको ना, वैसे तो कोऑपरेटिव मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, लेकिन मैं इसको कुछ शब्दों में ही कवर करूंगा। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी वो हिंदुस्तान में 1904 में स्टार्ट हुई। फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो पुअर फार्मर को प्राइवेट मनी लेंडर से बचाना। मान लीजिए किसी फार्मर की 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो अब फार्मर क्या करेगा? फार्मर ने मान लो किसी मनी लेंडर से 1 लाख रुपया ले लिया, तो उसको सिर्फ 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। वो 1 महीने के लिए 1 लाख रुपया लेगा, और मतलब के 15-20 दिन वो जो 1 लाख रुपया वो जमा होगा कोऑपरेटिव बैंक में, फिर वो कोऑपरेटिव बैंक में से निकलवा के उसी मनी लेंडर को वापस दे देगा। जहां उसे 12 महीनों का ब्याज देना था, ही विल हैव टू गिव जस्ट ए जो इंटरेस्ट ऑफ, आप मान सकते हैं 15 डेज और 1 मंथ। तो इट इज ए विन विन सिचुएशन। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था कोऑपरेटिव मूवमेंट में। ये तो फंड या फाइनेंस की बात आ गई। कोऑपरेटिव मूवमेंट में इसके बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट, प्रोडक्शन लेवल पे, फिर इसकी मार्केटिंग लेवल पे, फिर उसके बाद जो हमारे पास फंडिंग लेवल पे, फंडिंग जैसे आपने फॉर एग्जांपल सोइंग सीजन चल रहा है, तो आपने उसकी जो खेत को जोतना भी है, उसकी प्लॉइंग भी करनी है, फिर उसकी बिजाई भी करनी है, उसमें फिर हमें जो फर्टिलाइजर भी चाहिए, इंसेक्टिसाइड भी चाहिए, लेबरर को भी पैसा देना है। तो ये सभी जो रनिंग कॉस्ट ऑफ फार्म है, उसको फंड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को यूज किया जाता है। तो अब हु इज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया? फ्रेडरिक निकलसन is known as the father of cooperative movement in India। तो उसका कुनूर हिल में घर था। वहां वो 30 रिटायरमेंट के बाद 30 साल वहां पे उसने काम किया। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का मीनिंग क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज दैट बिगैन in the 19th century in Great Britain and later spread down to the most countries of the world। तो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये भी ब्रिटिशर्स की इंडिया को एक देन है, क्योंकि ये उन्होंने ही शुरू किया था। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं? वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, members economic participation, autonomy and independence, education, training and information, cooperation among cooperatives and concern for the community। तो
कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में शुरू हुई, पंजाब में इतनी कामयाब नहीं है, गुजरात में बहुत कामयाब है। जो आपका वेरका है, वेरका कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंडर ही बना है। अ, जो अमूल डेयरी है या उससे फिर बाद में अमूल चॉकलेट बना, ठीक है, ये भी सारा कोऑपरेटिव मूवमेंट की देन है। तो कोऑपरेटिव्स कई तरह के होते हैं। इसने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी थी वर्गीस। उनकी आज आज से पिछली डेकेड में या 4-5 साल पहले ही डेथ हुई है। तो उसने गुजरात के कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो कोऑपरेटिव्स पंजाब में कामयाब क्यों नहीं है? एक तो पंजाब की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन होता है कोऑपरेटिव्स के लिए, वो मतलब कि हमारे यहाँ पे फ्यूडलिस्टिक कल्चर है और उसके कारण जो कोऑपरेटिव्स जो हैं, मतलब कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को वो हार्म करते हैं। और इसी के साथ साथ लेकिन इसका जो लिमिट वाला काम है या जो हम उसकी मतलब के कोऑपरेटिव बैंक्स वाली बात करते हैं, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मतलब के एस्पेक्ट्स। तो कोऑपरेटिव की थोड़ा सा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, रिजिड बिजनेस प्रैक्टिस, लैक ऑफ सीक्रेसी और इनकेपेबल मैनेजमेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये तो चलो कोई भी सिस्टम है उसकी जो प्रॉब्लम होती होती है। तो तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में मैंने आपको एक बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये दे दी, और नाउ वी आर फुली प्रिपेयर टू डू इट। और मैं सिर्फ एक वो पर्सनैलिटी का नाम आपको बताने से पहले मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आगे प्रोसीड करूं। और ही वॉज वर्गीस। मैं उसका एक बार नाम बता के थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। कोऑपरेटिव मूवमेंट डेयरी इंडस्ट्री में बहुत कामयाब हुई है। जैसे मैंने आपको अमूल चॉकलेट का नाम बताया, तो दैट इज आप ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। और हमारे जो शुगर, मिल्क, फ्रूट, नट्स, तो इन सभी में मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ने 25,000 के पास कोऑपरेटिव जो मतलब के सेटअप किए। तो डेयरी में मैंने अभी आपको बोल रहा था अमूल पैटर्न, डेयरी फार्मिंग बेस्ड ऑन अमूल पैटर्न विद ए सिंगल मार्केटिंग कोऑपरेटिव is the largest self-sustaining industry and its largest rural employment provider। अमूल मॉडल जो है, अमूल, ये बात आप एक बड़े अच्छे ध्यान से नोट कीजिए। अमूल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। तो इसके पीछे बड़ी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो मैं इस समय थोड़ी स्किप करूंगा। और इसी तरह से शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया, तो वहाँ पे भी हमारे पास कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं महाराष्ट्र में। और कोऑपरेटिव्स मार्केटिंग भी करती हैं, और कोऑपरेटिव्स जो है ये क्रेडिट या कर्जा भी देती हैं, और कोऑपरेटिव्स की हाउसिंग सोसाइटी भी है। तो इस तरह से कुछ जो कोऑपरेटिव्स जो है, इंडियन कॉफी हाउस, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, आदर्श कोऑपरेटिव बैंक, क्रिप्को, तो मदर डेयरी इज आल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस कोऑपरेटिव्स, मदर डेयरी। तो अब मैं सीधा, तो कोऑपरेटिव्स का एक मेन पार्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसमें वो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, उसमें इलेक्शन वगैरह वगैरह होते हैं। तो इसके बारे में हम अभी करेंगे डायरेक्टली डिस्कस। एक बार इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका हो चुका है, एंड इट्स ए वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इट हैज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बात तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी,
ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम्स आती हैं. It included a new directive principle of state policy on promotion of cooperative society, 43B. It added a new part 9B in the constitution which is entitled cooperative societies. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखिए 240 ओ तक हमारे पास पंचायती राज के आर्टिकल है. 243 ओ, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक म्यूनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स हैं, और 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक जो हमारे पास हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आर्टिकल हैं. और इन्होंने कौन सा पार्ट ऐड किया है, नोट कीजिए, पार्ट 9B in the constitution. The constitutional provision, part 9B of the constitution contain the following provisions with respect to the cooperative societies. Incorporation of cooperative society. The state legislature may make provisions for incorporation, regulation and winding up of cooperative societies based on the principle of voluntary formation, democratic member control, member economic participation and autonomous functioning. Number and term of members of board and its office bearers. The board shall consist of such number of directors as may be provided by the state legislature. तो फर्स्ट बात तो उन्होंने ये की कि जो स्टेट है ये प्रोविजंस बनाएगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने की उन और उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने की और उसको फिर वाइंड अप करने की. तो उसका बेसिस क्या होगा, वॉलंटरी फॉर्मेशन, और उसकी जो मेंबरशिप है दैट विल बी डेमोक्रेटिक, और जो मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ये उसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट, वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग. नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स. जो बोर्ड है उसके डायरेक्टर्स होंगे, और डायरेक्टर्स को जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो 21 से ज्यादा नहीं हो सकते. स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, फिर रिजर्वेशन होगी 1 सीट फॉर एससीज और एसटीज, 2 सीट्स फॉर वुमेन ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग मेंबर्स फ्रॉम सच कैटेगरी ऑफ पर्संस. तो इसमें लेडीज की पार्टिसिपेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को भी रिजर्वेशन देके सिक्योर किया गया. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स शैल बी 5 years from the date of election. State legislature shall make provisions for and co-option of persons having experience in the field of banking, management, finance or specialization or in any other related field. तो इसमें बेसिकली एक बात की गई है, बड़े इंपॉर्टेंट बात है. तो एक तो इन्होंने डायरेक्टर्स के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर जो रूल बनाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने फिक्स कर लिया, 21 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो है ट्राइब्स, इनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, और वो भी उन्होंने एक ब्रॉडली उन्होंने नंबर कर दी कि 1 सीट इनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, 2 विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए सभी कोऑपरेटिव्स में. और इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल है. और स्टेट लेजिस्लेचर कोऑप्शन ऑफ पर्संस, जो और बंदे उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे लिया जा सकता है जिनको कोई तजर्बा हो. किस फील्ड में तजर्बा हो, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, या जिस काम के लिए कोऑपरेटिव बनाया गया उसी फील्ड में उनके पास किसी तरह की कोई स्पेशलाइजेशन हो. तो जो कोऑप्टेड मेंबर हैं वो भी उन्होंने लिमिट लगा दी कि 21 में से 2 से ज्यादा कोऑप्टेड मेंबर नहीं हो सकते, और 2 जो है वो वुमेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 2 वुमेन होगी और 1 सीट एससी या एसटी कम्युनिटी की होगी. तो द फंक्शनल डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल आल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. तो जो फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं ये भी बोर्ड के मेंबर होंगे, और इनको इन सभी का हेड काउंट जो है वो 21 से कम होना चाहिए, 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो इलेक्शन कैसे होगा, तो वही रूल पहले ऐसे होता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शंस नहीं होते थे जैसे पंचायतों के नहीं होते थे. तो इन्होंने क्या किया, तो एक तो इलेक्शन मैंडेटरी कर दिया,
और उसके बाद मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। बोर्ड के ऊपर जो मेंबर, द इलेक्शन ऑफ ए बोर्ड, जो बोर्ड का इलेक्शन है उसकी एक्सपायरी से पहले ही कर लिया जाएगा। और बोर्ड की जो 5 साल बोर्ड के पूरे होने से पहले ही जो बोर्ड के नए मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो अब जो उनका इलेक्शन है, जो उनका इलेक्शन है, तो कौन करवाएगा उनका इलेक्शन, ये स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करेगा। पोस्ट कोऑपरेटिव्स के इलेक्शन के लिए किसी को इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया, तो फिर वही बॉडी, या जो इनके इनके इलेक्शन पर्पस के लिए किसी बॉडी को फिक्स किया गया, तो वही बॉडी क्या करेगी, सुपरिंटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल। तो फिर सबसे पहले इलेक्शन में क्या होता है, हमारे पास इलेक्टोरल रोल्स बनने चाहिए, फिर इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास मशीनरी चाहिए, फिर उस सारे प्रोसेस को, उसको मतलब कि ओवरसी करना, कंट्रोल करना या उसको डायरेक्ट करने का काम किसी एक बॉडी को दिया जाएगा। और वो कौन सी बॉडी होगी उसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करेगा। तो अब हमारे पास मान लो कि कोई कोऑपरेटिव बोर्ड अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो उसकी सस्पेंशन भी हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकती है। और जो अंतरिम मैनेजमेंट की भी उसमें एक ऑप्शन है। तो एक तो उन्होंने ये बोला है कि कोई भी बोर्ड को 6 महीने से ज्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। रीजन, किन कारणों के कारण, अगर वो लगातार गलतियां करते हैं, लगातार, और या वो जो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी कारगुजारी को निगलेक्ट करते हैं, या वो एक ना मतलब कि जैसे होता है कि इस तरह से काम करते हैं कि जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी का नुकसान हो, या जो हमारे पास उनका बोर्ड है उनका आपस में इक्वेशन अच्छी नहीं बनती, डेडलॉक होता रहता है। या ऐसे हो गया कि जैसे जो स्टेट ने कानून बनाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन के लिए, और वो कानून जब इलेक्शन करवाया गया तो वो कानून को उन्होंने फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास तो अब उन्होंने एक और बात की, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड को सुपरसीड नहीं किया जा सकता या सस्पेंशन में नहीं रखा जा सकता अगर गवर्नमेंट की उसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट ने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई कर्जा नहीं दिया है, किसी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दिया है, या कोई लोन दिलाने के लिए सरकार ने गारंटी नहीं दी है। ये इन, देखिए, अगर सरकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई शेयर नहीं है, सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी तरह का कोई कर्जा नहीं दिया हुआ, या किसी और तरह की कोई फाइनेंशियल वित्तीय सहायता नहीं दी हुई, और या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कहीं से कर्जा लेने के लिए सरकार की गारंटी नहीं दिलाई हुई, अगर ये सारी बातें नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सस्पेंड या सुपरसीड नहीं कर सकती। सरकार उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सस्पेंड या सुपरसीड कर सकती है जिसमें उसकी शेयर होल्डिंग, लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस या किसी तरह की उसने गारंटी दे रखी है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड को सरकार सस्पेंड करती है तो सोसाइटी का काम तो चलाना ही है, तो उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन की बात भी उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा होता है, अगर पैसा होता है तो वो किसी कायदे कानून के हिसाब से उसे खर्चेंगे।
अगर सरकार पैसा खर्च, कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा खर्च करती है तो उसके अकाउंट्स का ऑडिट भी किया जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उसके 6 महीने के भीतर ही उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। जो ऑडिट रिपोर्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखी जाएगी। तो फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये एनुअल एक जनरल मीटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की मतलब के कंडक्ट करवाएगा और फाइनेंशियल ईयर्स क्लोज होने से 6 महीने पहले एक एनुअल मीटिंग होनी चाहिए दैट विल टेक प्लेस बिफोर द मिडल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है तो अगर 6 महीने ले लें तो उसके बाद हमारे पास आप ये बोलिए कि 1 अक्टूबर से पहले पहले जो है जनरल बॉडी की मीटिंग हो जानी चाहिए। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात आ गया राइट ऑफ ए मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बंदों को जो अकाउंट्स की बुक इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंच प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर जो अकाउंट्स जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी खर्चा कर रही है अगर उसका वो लेखा जोखा देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो अब एक बात और है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टेक्निक और टेम्परामेंट फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात क्लियर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने बंदे भी काम करते हैं तो उनको ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। तो अब जो गवर्नमेंट इनकी ट्रेनिंग भी करवाएगी और जो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये 6 महीनों के बाद एक अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी जो रिटर्न है ये फाइल करेगी। और उस रिटर्न में क्या होगा मतलब ये एनुअल जो उसकी एक्टिविटीज की रिपोर्ट फिर ऑडिट स्टेटमेंट अकाउंट की ऑडिट स्टेटमेंट वो सबमिट करेगी। प्लान अगर उनके पास सरप्लस है तो सरप्लस को डिस्पोज कैसे किया जाएगा उसकी प्लान। अगर कोई बाई लॉज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनको चेंज करना है तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट सबमिशन होगी। और फिर जो जनरल बॉडी की मीटिंग है या इलेक्शन या अगर इलेक्शन ड्यू है तो इन सभी इश्यूज के ऊपर भी जो हमारे पास मतलब के रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और उसके बाद ऑफेंसेस भी हो जाती हैं। देखिए जब इतना मनी मनी फैक्टर इन्वॉल्व है तो उसमें ऑफेंसेस होने के चांसेस भी हैं। तो ऑफेंसेस की पेनल्टीज जो है कौन से मतलब कि अगर किसी ने एक पर्टिकुलर ऑफेंस किया है तो उसकी सजा क्या होगी। तो ये सभी ऑफेंसेस के लिए जो कानून बनाने का काम है ये भी इन्होंने ही करना है स्टेट लेजिस्लेचर ने ही करना है ताकि हमारे पास ऑफेंसेस फाइनेंशियल ऑफेंसेस पर्टिकुलरली ना हो। कोई जानबूझकर जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जानबूझकर उसी एक्ट के वायोलेशन करे विलफुली उसे डिसओबे करे। और कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो उसके अमाउंट जो उसकी सैलरी या किसी और अमाउंट में से जो पैसा डिडक्ट होना है वो उसे 14 दिन में क्यों पे नहीं करता इसके लिए पनिशमेंट चाहिए। कोई ऑफिसर है जो विलफुली अकाउंट्स की डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्ड की कैश की सिक्योरिटी की अगर वो जानबूझकर कोई इस तरह के बने हुए कानून की वायोलेशन करता है तो उसकी पनिशमेंट के लिए सरकार को रूल बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मेकिंग का पार्ट है। तो एक और मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एप्लीकेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर shall be constituted as a reference to parliament।
तो अब एक और बात हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही स्टेट में हो। जैसे मदर डेयरी है, अमूल भी है, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट। कोऑपरेटिव सोसाइटी 5-5, 6-6 स्टेट्स में भी हो सकती है। तो अब इसमें क्या है, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 5-7 स्टेट्स में है तो उसके लॉस में मतलब के सफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी चाहिए। और उन्होंने एक बात ये बोली है कि अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी स्टेट लेजिस्लेचर को रेफरेंस देके कोई चेंजेस करता है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए रेफरेंस टू द पार्लियामेंट। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, तो इस पार्ट की जो प्रोविजंस हैं ये यूनियन टेरिटरीज को अप्लाई होगी, लेकिन राष्ट्रपति स्पेशल ऑर्डर के जरिए ये कह सकता है कि ये सारी के सारी नोटिफिकेशन या इस नोटिफिकेशन का कोई खास पार्ट किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जी निकाल सकते हैं। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, तो उन्होंने बोला अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले की बनाई हुई है, अमेंडमेंट से पहले की, और उनकी कुछ प्रोविजंस जो हैं उनकी वो प्रोविजंस जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मेल नहीं खाती हैं, वो 1 साल तक चलेंगी। और 1 साल के बाद वो सारी ऐसी provisions of the old cooperative society act which are inconsistent with the 97th amendment act, वो सभी 1 साल के बाद काम करनी बंद हो जाएंगी। मतलब कि कंप्लायंस के लिए जो पीरियड है उन्होंने वो 1 साल दिया। तो अब एक हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मतलब कि कोऑपरेटिव सेक्टर में अमेंडमेंट क्यों लानी पड़ गई। एक तो ऐसे था कोऑपरेटिव की प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी और ये पुअर सर्विसेज डिलीवर कर रही थी, इनके इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते थे, तो इनमें स्कैम्स या बंगलिंग की बहुत ज्यादा चांसेस थे, और इलेक्शंस इंडेफिनिटली होते थे। जो नॉमिनेटेड ऑफिस बियरर्स हैं कई बार इनके पास ज्यादा पावर होती थी, जो डोमेन नॉलेज वाले बंदे हैं उनके पास पावर कम होती थी। तो इस तरह की मतलब कि कमी पेशियों के कारण ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये नोट कीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, ये भी स्टेट लिस्ट में आती है। जैसे पंचायती राज वाज द 5th एंट्री ऑफ द स्टेट लिस्ट, तो ये भी जो हमारे पास 97th अमेंडमेंट है, दिस इज ए सेंट्रल लॉ ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट। तो अब इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इन सभी कारणों के कारण जो दो, हाँ एक मैं इसको थोड़ा सा पार्ट और है, तो एक अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अलग अलग स्टेट्स के एक्ट थे उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया सो दैट देयर शुड बी सफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी इन द कोऑपरेटिव एक्ट्स एनेक्टेड बाय डिफरेंट स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंश्योर करना था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, और ये ऑटोनोमस वे से काम करें, और उसी के साथ साथ ये इकोनॉमिकली साउंड मैनर में काम करें। ऐसे ना हो कि कोऑपरेटिव का पैसा तो जी सरकारी पैसा है, इसको कैसे भी उड़ाओ, ऐसे नहीं चलता। अगर आपको बिजनेस करना है यू शुड हैव टू वैल्यू द मनी। जहां पे पैसे की जरूरत है वहां पे लगाइए, जहां पे ज्यादा पैसे की जरूरत है ज्यादा पैसा लगाइए, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पैसा मत उड़ाइए।
तो अब आर्टिकल कौन कौन से हैं? 243ZH definitions, 243ZI incorporation of cooperative society, 243ZJ ये आपको देखा डालेगा अभी। 243J हमारे पास क्या है? सोचना, अभी मत बताना। Number and terms of members of board and its office bearers, 243Z के इलेक्शंस के पहले भी इलेक्शन वाला आ चुका है, 243ZA भी इलेक्शन है, 243K भी इलेक्शन है, 243Z के भी इलेक्शन है, but 243Z के is election of members of the board. 243ZL suspension and suppression of the board by the interim management, 243ZM audit of accounts of cooperative society, 243ZN convening of the general body meeting, 243ZO right of a member to get information, 243ZP returns, 243ZQ offences and penalties, 243ZR multi-state cooperative societies, 243ZF application to duties, 243ZT continuance of existing laws. तो इसी के साथ जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ये पार्ट हमने फिनिश कर दिया।